हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदिनी आईएएस। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी लोग अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी यूपीएससी एग्जाम की डेट नज़दीक है और दिन प्रतिदिन हमारे दिन कम होते जा रहे हैं। और हम अपने एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। नंदिनी आईएएस के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है और जिसको आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, आप लोग भी देखें और जिसको नीड है उसको बताएं। दोस्तों, हम इस क्लास के माध्यम से हम आपको जियोग्राफी क्लास 11th की एनसीईआरटी हम इसमें करा रहे हैं और इसमें हमारा अध्याय नंबर 1 हो चुका है। ये अध्याय हमारा नंबर 2 है, अध्याय नंबर 2। और इस पुस्तक का नाम है भौतिक मूल सिद्धांत। भौतिक मूल सिद्धांत इस पुस्तक का नाम है। और आप इसमें हमें ये देखेंगे कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास किस तरह से हुआ, हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन इससे शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता दें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जिन बच्चों ने क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी जो लेक्चर है ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं देखे, अब वो सोच रहे होंगे कि मैं अगर उनको देखूंगा तो हमारा टाइम लगेगा। आज जो आपके सहयोगी तैयारी कर रहे हैं, आपके मित्र तैयारी कर रहे हैं, या वो लोग जो जिनका ये ज्योग्राफी वाला जो विषय है वो छूट गया था, साइंस में चले गए थे या किसी अन्य विषय में चले गए थे, लेकिन उनका जो पकड़ थी वो केवल 10वीं क्लास तक थी। जैसे 11th में 12th में आए तो इन्होंने ज्योग्राफी छूट गया और मतलब जो भी आपका जीएस का पोर्शन होता है जो आपके यूपीएससी के लिए जो पूछने वाला होता है वो छूट गया। तो आप उनको बताएं और जो भी कोई 11th में पढ़ रहा हो व्यक्ति, बच्चा पढ़ रहा हो, उसको भी ये वीडियो दिखाएं, आप भी देखें। तो इसमें हम देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप जिस पृथ्वी पर रह रहे हो ना, उस पृथ्वी पर आप ये सोचिए कि हम जिस पर रह रहे हैं कि वो बने कैसे। हम जो आकाश में जो तारे देखते हैं वो बने कैसे, हम सूर्य की जो रोशनी लेते हैं बने कैसे। ये हमारी आकाश गंगाएं जिन्हें जो इनका व्यास बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा है, बहुत अधिक मात्रा में, जो 80,000 से लेके 1.5 लाख प्रकाश वर्ष इनका व्यास है इनका। और प्रकाश वर्ष किसकी का है? दूरी मापने का। तो दोस्तों, हम इसमें सारी चीजें इसमें जानेंगे, तो इसलिए आप लोग इसको पढ़ें। और यकीन मानिए, अगर आपको इस बुक ये सही से कर लेते हैं, जो लेक्चर सही से कर लेते हैं, तो आपके यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनको बड़े आसानी से सोल्व कर पाएंगे। वो डिपेंडेंसी से होते हैं, पूछे ऐसे जाते हैं, करंट उसमें अपडेट कर देते हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। दोस्तों, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं ना, ये पृथ्वी और पृथ्वी के जो भी उपग्रह हैं, हमारा चंद्रमा उपग्रह है, अन्य ग्रह है उनके उपग्रह, तारे, सोलर सिस्टम, सूर्य और जो भी आकाश गंगाएं हैं ना, ये सब मिलकर के एक बिंदु पर इकट्ठे थे, जिसे परमाणु बिंदु बोलते हैं। अब देखिए, इसका तापमान अनंत, इसका घनत्व डेंसिटी अनंत। अब इसका तापमान अनंत और घनत्व अनंत होने से आप देखेंगे इसका विस्फोट हुआ। अब भाई, गर्मी, इतनी हीट जिसका कोई तापमान निश्चित ना हो, अनंत मात्रा में इतनी हीट कब तक दबी रहेगी? बताओ, कब तक एक बिंदु पर रहेगी? इसका विस्फोट हुआ। जब इसका विस्फोट हुआ तीव्र गति से, तो आप देखेंगे 1 सेकंड के अल्पांश, मतलब 1 सेकंड के कम समय में इसका विस्तार हुआ और 3 मिनट के अंतर्गत आप देखेंगे, 3 मिनट के अंतर्गत परमाणु बना, पहला परमाणु बना था। और 3 लाख वर्षों के दौरान इसका तापमान 4500 केल्विन कम हो गया। 4500 केल्विन कम हो गया तापमान। जब तापमान कम हुआ तो बादल सघनत अवस्था में हुए, बादल सघनत अवस्था में हुए। और इसी के अनुसार आपकी तस्तरी बनी। तस्तरी जो बनी गैसों की, धूल कणों की, तो उसका एक भाग टूट गया। जो बड़ा भाग टूटा था वो आपका सूर्य बन गया और जो अन्य छोटे छोटे भाग टूटे थे वो आपके ग्रह बन गए, तारे बन गए, उपग्रह बन गए।
अब इसमें और भी संकुचन होता है, इसका तापमान और भी ठंडा होता है, मतलब उस जो पहले तापमान था वो धीमे धीमे कम हो रहा है। तो हमारी पृथ्वी थी ना, हमारी पृथ्वी धीमे धीमे ठंडी हो रही थी। अब आप ये मानिए जैसे कि गर्म जो पदार्थ आप किसी को करते हैं, या जैसे हम पानी को बॉयल करते हैं, मतलब उसको उबालते हैं, ज़्यादा अगर हम इसमें कुछ डाल देते तो जो देखिए जो तो ज़्यादा भारी घनत्व का होगा जो पदार्थ, वो तली में बैठ जाता है, वो जो हल्का होगा वो ऊपर तैरता है। वैसे ही आपकी पृथ्वी के जो भी पदार्थ हैं, जो भी चट्टाने हैं, जो भी घनत्व है, वो उसमें अंतर आया था। तो इन सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। और हम आपको एक बात बता दें कि जो हम डेट की जो गणना करते हैं ना, 2025, 2024, 2023 या जो आगे भी जो डेट होंगी हमारी सन होंगी, वो एक मानी गई है, वो एक मानी गई है। लेकिन असली जो उत्पत्ति जब ब्रह्मांड की हुई थी, पृथ्वी की हुई थी, उससे उसका काउंटिंग होना स्टार्ट हो, वो वैज्ञानिकों ने ज़्यादा प्रमाणित माना है। लेकिन वो उस पर है नहीं है, लेकिन वो उसको मानते कि ये हमें डेट होनी चाहिए एक्चुअल। अब बात यह है कि हम जैसे रात को आसमान देखते हैं खुला हुआ, अंधेरा होता है, काला आसमान दिखता है, तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं हमको। एक्चुअल हमारा आकाश आकाशगंगा वैसे ही है। लेकिन जब हम सूर्य के प्रकाश से हम जब दिन में आसमान को देखते हैं, या सुबह देखते हैं, या शाम के टाइम सूर्य अस्त जब होता है तब आसमान को देखते हैं, तो हमें आकाश जो दिखता है वो नीला दिखता है। वो क्यों दिखता है कि सूर्य के आने वाली प्रकाश किरणों से हमारे वायुमंडल जो भी धूलकण जलवाष्प है, इनके प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन होने से जो वायु जो होती है और जो भी धूलकण होते हैं, उनमें प्रकीर्णन होने से वो हमें नीला रंग प्रदान करते हैं, इसलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है। लेकिन हकीकत क्या है, हमारा आसमान काला है, आकाश हमारा काला है। तो यही बात इसमें कुछ है। अब हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, क्या आपको वह कविता याद है जो आपने अपनी नर्सरी की कक्षा में पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? आगे आप जानते ही होंगे, बचपन से ही तारों भरी रातों ने हमें हमेशा आकर्षित किया। क्या किया? हमें हमेशा आकर्षित किया। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे बने, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है? इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए हैं, रियलिटी आए हैं कि आपने अभी तो सोचा ही नहीं है, कि अपना आज तक क्या आपने इसके कोई कल्पना ही नहीं की है, कोई विचार ही नहीं किया? इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे कि टिमटिमाते छोटे तारे कैसे बने, और इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास की कहानी भी कैसे हुई, वो भी हम पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं आरंभिक सिद्धांत। अब देखिए, हम आरंभिक सिद्धांत पढ़ेंगे, जो शुरुआती सिद्धांत। अब पृथ्वी की उत्पत्ति इसमें पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने हमारे सेशन को, हमारी वीडियो को अगर कहीं पर शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा गहराई से। हमने इसका ओवरव्यू हमने पहले 1-2 मिनट में हमने आपको बता दिया, ओवरव्यू बता दिया। लेकिन अब इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट जो बात है अब हम शुरू होती है हमारी, तो ध्यान से सुनेंगे और कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, आप 1 किलो कपड़ा ले लीजिए या आधी किलो कपड़ा ले लीजिए, अगर आप कहो उसको इतने से बिंदु में ले आओ, आपकी हालत बेहालत हो जाएगी, नहीं लेके आ पाओगे। सूर्य का ये जो बोलते हैं लोहे का टुकड़ा ले लीजिए आप, इतना बड़ा, आप उसको 1 बिंदु पर लेके आओ, के ले आएंगे? हालत खराब हो जाएगी। अब कल्पना कीजिए, आपकी पृथ्वी इतनी बड़ी है, आपकी पृथ्वी इतनी बड़ी है, इस पृथ्वी पर तत्व है ना, खनिज, सागर, महासागर, पर्वत, पठार, ये आपकी पृथ्वी पर हैं। इसके अलावा पृथ्वी से कई गुना बड़े तो तारे हैं, पृथ्वी से कई गुना बड़े तो ग्रह भी हैं। सूर्य को देखिए, आप आकाशगंगा को देखिए, ये सारे चीजें आप देखेंगे इतने से बिंदु पर। क्या आपने कभी आपके दिमाग में या आपके विचार में कभी ये कल्पना इसलिए लगा कि सर क्या ये बकैती कर रहे हैं? हम बकैती नहीं कर रहे। विज्ञान जो भी आपको बताता है या जो भी भूगोलवेत्ता आपको बताते हैं, उसका एक एक्सपेरिमेंट होता है। जब उसका एक एक्सपेरिमेंट होता है तो जो प्रमाण होते हैं, उस प्रमाण के अनुसार चीजें इसमें छपती हैं और फिर वो हम आपको बताते हैं या आप किताबों में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें और देखिए कि इसको बताने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए थे। अब जो मत दिए, वैज्ञानिकों को, जो भूगोलवेत्ता को जो सही लगा उसको चेंजेस करते गए, और जो सबकी मत उस पर, सबके विचार उस पर अगर एकत्रित हुए तो उसी को उन्होंने
बता दिया। अब देखिए हम पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। अनेक विद्वानों ने, अनेक दर्शकों ने क्या किया? अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। जर्मन के जो भी दार्शनिक है कौन? इमैनुअल कांट, इनका एक मत है। अब देखिए इनके मत में भी जो इनका जो प्रारंभिक एवं लोकप्रिय जो मत जर्मन के दार्शनिक इमैनुअल कांट का है, अब इनके मत में भी चेंजेस किया। देखिए 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। तो ये किसने किया? गणितज्ञ लाप्लेस ने। तो गणितज्ञ लाप्लेस ने भी इनके मत, जो इमैनुअल कांट ने जो मत दिया था ना, इनके मत में भी संशोधन किया और दिया क्या? निहारिका परिकल्पना का मत दिया। अब देखिए इस निहारिका परिकल्पना का मत भी चेंज होगा। देखिए कैसे? इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ। धीमी गति के जो घूमते हुए पदार्थों के जो बादल है ना, वो धीमे धीमे घूमते थे और धीरे धीरे घूम घूम करके आपके जो देखेंगे ग्रहों का निर्माण हुआ। घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवावस्था से संबंधित। जो भी आपके ग्रह बने हैं वो ग्रह सूर्य की उम्र के बराबर हैं। 1950 ईस्वी में रूस के ओटो शिमिड, अब देखिए 1950 के जो रूस के ओटो शिमिड एक ये, वह जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर, ये इन दो वैज्ञानिकों ने, एक तो रूस के एक जर्मनी के, इन्होंने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। देखिए इसमें भी संशोधन कर दिया इन दो वैज्ञानिकों ने। और उनके विचार से आप देखेंगे, उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था। सौर निहारिका से घिरा हुआ था सूर्य, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों की बनी थी। ये सौर निहारिका किसकी? हाइड्रोजन की, हीलियम की और धूल कणों की ये बनी थी। और जब ये इनमें धूल कण भी है, इसमें हाइड्रोजन गैस भी है, इसमें हीलियम भी है, तो इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ। कैसी? चपटी तस्तरी की आकृति जैसे एक बादल का निर्माण हुआ। और अभिवृद्धि मतलब निरंतर विस्तार प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। और इसी के विस्तार से क्या हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इन्होंने थोड़ा एक ओवरव्यू दे दिया है। अंत तो गत्वा, यानी कि अंततः या परिणाम स्वरूप वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। अब वैज्ञानिकों ने केवल पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में नहीं समझा, पृथ्वी की उत्पत्ति का अध्ययन भी समझा, लेकिन इसके साथ साथ पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने का प्रयास किया, जो हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए आधुनिक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसको थोड़ा देखेंगे। देखिए आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। मतलब बिग बैंग सिद्धांत को सर्वमान्य मत मिला हुआ है, आप देखेंगे। इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। विस्तृत, देखिए शब्द थोड़ा पकड़िए, शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए विस्तृत, एक्सपेंडिंग मतलब विस्तार हो रहा है, तो वो हो गया विस्तृत। तो देखिए 1920 ईस्वी में एडविन हबल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अब देखो 1920 ईस्वी में जो भी एक एडविन हबल थे, इन्होंने क्या दिया? प्रमाण दिया कि ये कहा कि इसका जो विस्तार है, इस ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। समय बीतने के साथ क्या हो रहा है? जो आकाशगंगाएं हैं, जिन आकाशगंगा को नाम समझते हैं, मतलब लाखों आकाशगंगाएं आपके इस ब्रह्मांड में है। और एक आकाशगंगा का व्यास आप देखेंगे 80 से लेकर 1.5 लाख हजार प्रकाश वर्ष का है व्यास, और कई लाखों आकाशगंगाएं। समझिए कितना बड़ा ये आपका ब्रह्मांड है। और आपको ये बात हम बता दें, इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में आप देखेंगे केवल हमको 5% ही नॉलेज है, और 27% डार्क मैटर और 68% डार्क एनर्जी, जिसके बारे में केवल कल्पनाएं हैं। अब देखिए हमें केवल 5% के बारे में हमें पता है। जैसे आपकी आकाशगंगा हो गई, आपकी
सौरमंडल हो गया, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, और बाद बाकी तो हमें पता ही नहीं। देखिए इतना बड़ा ब्रह्मांड है। अब देखिए आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा लें और उस पर कुछ निशाना लगाएं, जिनको आकाशगंगाएं मान लें। जब आप इस गुब्बारे को फैलाएंगे तो गुब्बारे पर लगे हुए निशान गुब्बारे के फैलने के साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होंगे। जब गुब्बारों का लोग फुलाओगे, फूंक मारोगे या किसी और से फुलाओगे, तो गुब्बारा मोटा होता जाएगा। फूंक मारोगे मोटा हो जाएगा, तो उस पर जो भी निशान बने होंगे ना, वो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। वो तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, लेकिन उसमें आपने जो निशान लगाया छोटा सा यो करके, छोटा सा लगाया था ना, तो ये भी जब गुब्बारा फूलेगा ना, तो ये भी इतना बड़ा हो जाएगा। और इनके बीच की दूरी अगर इतनी बड़ी होगी ना, इतनी इतनी बीच की दूरी होगी, गैप, तो गैप भी बढ़ करके आपका देखेंगे इतना बड़ा हो जाएगा, इतना गैप हो जाएगा। तो ये बात उन्होंने कही है। तो इस प्रकार आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तरित यानी विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड क्या हो रहा है? इसका विस्तार हो रहा है। आगे आप देखिए कि यद्यप आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं। अभी मैंने बता दिया। जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाश गंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते। कौन? प्रेक्षण। ये आकाश गंगा के विस्तार को नहीं सिद्ध करते। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। आंशिक रूप से मान्य है, पूर्ण रूप से नहीं। देखिए पूर्ण रूप की तो इसमें बात ही नहीं हुई, इसमें हुई आंशिक रूप से, तो हम आंशिक रूप मानेंगे। अब इसमें देखिए बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ। अब किन किन अवस्था में हुआ? हम सारी अवस्थाएं पढ़ेंगे हम। तो देखिए एकाकी परमाणु है ये, जिसे हम बोलते हैं विचित्रता। अपना ब्रह्मांड इस स्थिति में था, इसका विस्तार हुआ, मतलब इसका विस्फोट हुआ, और 1 सेकंड के अल्पांश, मतलब 1 सेकंड के कम समय में 0.437 सेकंड के अंतराल में आप देखेंगे इसका विस्तार हुआ, और 3 मिनट में एक परमाणु पदार्थ बना। और आप देखिए 3 लाख साल में इसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस कम हुआ। ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। देखिए ये रही आकाशगंगा, पहले यहां पर थी, फिर आकाशगंगा और फैल गई, इतनी दूर दूर हो गई। देखिए ये रही आकाशगंगा है, और अब इसमें आप देखेंगे यहां तक, ये यहां तक फैल गई। तो आप देखेंगे आकाशगंगा पहले पास पास थी, अब फैल के यहां ऊपर हो गई, और इनकी जो आकार था वो भी बड़ा हो गया। तो क्या हो रहा है? आपका ब्रह्मांड फैल रहा है। अब हम इसको थोड़ा और जान लेते हैं डीपली, जो आपके इसमें लिखा हुआ। देखिए आरंभ में वे सभी पदार्थ, क्या? आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है। आप आरंभ में वे पदार्थ लीजिए जिनसे आपका ब्रह्मांड बना। अति छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, तापमान अत्यधिक आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, तापमान तथा घनत्व अनंत था, अनंत। देखिए बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ, मतलब भीषण विस्फोट हुआ, और इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से बृहद विस्तार हुआ। अब आप इसमें देखेंगे, देखिए विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। 1 सेकंड के अल्पांश मतलब 1 सेकंड से कम समय में भी इसका बृहद विस्तार मतलब बड़ा विस्तार हुआ, और इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट में के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। अब देखिए वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। कितना? 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। जैसे उसका विस्तार हो रहा है तो उसकी कुछ ऊर्जा पदार्थों के रूप में परिवर्तित हो रही है। तो देखिए इसमें थोड़ा आगे पीछे दे दिया था, इसलिए मैंने आपको यहां से पढ़ा, फिर हमने इसको आपको यहां से पढ़ के बता दिया, फिर हम यहां पर पहुंच गए। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। अब देखिए बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया। 3 लाख वर्षों तक क्या हुआ? 3 लाख वर्षों के दौरान ये 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया, और परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ। कौन सा? परमाणु पदार्थ। पहले परमाणु बना, अब उसके परमाणु बना, उससे पदार्थ भी बनने लगे। क्या आप देखेंगे ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ये यहां की बात उठा के याद दे दी है, ठीक है? तो ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। अब देखिए आगे, ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना।
आकाशगंगाओं के बीच की दूरी है उसका विस्तार होना, यह है आपके आकाशगंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार होना, यह है ब्रह्मांड का विस्तार। अब देखिए हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। किसके नाम से? स्थिर अवस्था संकल्पना। मतलब यह है कि जो चीज है, जो ब्रह्मांड का विस्तार है ना, वो पहले भी स्थिर रहा होगा, वो पहले भी स्थिर रहा होगा। यह संकल्पना इसने हॉयल साहब जी ने दी थी। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर है। मतलब अब जो भी इसके अनेक प्रमाण मिल ही गए जब इसके, फिर वैज्ञानिकों ने इस ब्रह्मांड के विस्तार को ही मान लिया। अब देखिए तारों का निर्माण। किसका? तारों का निर्माण। अब ब्रह्मांड का विस्तार तो हमने कर लिया, मतलब आप लोगों ने पढ़ लिया। अब तारों का निर्माण करेंगे, मतलब पढ़ेंगे। अब देखिए प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का विस्तार समान नहीं था। मतलब यह है कि जो प्रारंभिक ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड प्रारंभिक था, उस अवस्था में आप देखेंगे कि उस अवस्था में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। मतलब कहीं पर ऊर्जा अधिक थी तो कहीं पर कम थी, कहीं पर तापमान अधिक था तो कहीं पर कम था, कहीं पर घनत्व अधिक था तो कहीं पर कम था। जब घनत्व कहीं अधिक कम हो रहा है, तापमान कहीं अधिक कम हो रहा है ना, बादल कहीं अधिक कम हो रहे हैं, गैसें कहीं अधिक कम पाई जा रही हैं, तो फिर उसका आकर्षण बल जो है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी अलग अलग पाया गया। तो अब देखिए इसको, है ना, घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणामस्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। जब ये इसमें अलग अलग मात्रा में चीजें पाई जा रही हैं, वितरण असमान है, तो उसमें जो भी गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी असमान है। जब असमान है तो जिसके परिणामस्वरूप आप देखेंगे परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ, और यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। तो आकाशगंगा कैसे बनी देख लीजिए। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। एक आकाशगंगा में असंख्य तारे हैं। देखिए असंख्य तारों का समूह पाया जाता है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है, कितना, कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास, केवल एक आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। देख लीजिए। और प्रकाश वर्ष आप देख लीजिए, प्रकाश वर्ष समय का नहीं वर्ण दूरी का माप है। जी हाँ, दूरी का। और प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब इतना 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में दूरी होती है प्रकाश की। और बेचारी है कि एक साल में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा बताइए। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है दूरी, 60 सेकंड में 1 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा, 24 घंटे में 1 दिन, और आप देखेंगे 365 दिन में आपकी 1 साल। 1 साल में कितना प्रकाश तय करेगा। अब ऐसे ही आप देख लीजिए, अब ऐसी सारी कितनी, ऐसी वर्ष आपकी 80,000 से लेके 1.5 लाख प्रकाश वर्ष, मतलब 1.5 लाख वर्षों में प्रकाश ने कितनी दूरी तय की होगी। इतनी बड़ी आपकी एक आकाशगंगा, कल्पना कीजिए। और सारी चीज एक इतने से बिंदु पर, बात हजम नहीं हो रही, बात हमको सूट नहीं कर रही। तो भैया हम आपको बता दें, ये जो वैज्ञानिक महोदय जो बता रहे हैं, ऐसे नहीं कि टीचर आके यहाँ पे बकैती करके चला गया, नहीं, ये सब चीजें प्रैक्टिकल हुई हैं। मतलब प्रयोगशाला में इनको जांचा गया, परखा गया है वैज्ञानिकों ने, हमने नहीं, वैज्ञानिकों ने। तो उनको जो प्रमाण मिले हैं उन पर लोगों की मतें हैं, यानी वैज्ञानिकों की, फिर उसको कॉपी में यानी किताब में छापा गया, जिसको आप लोग पढ़ रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है। इसके जब आप एक आकाशगंगा का जब निर्माण होता है ना, तो एक आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका यानी नेबुला कहा गया है। क्या कहा गया? नेबुला। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। क्या हुए? गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने। क्या बने? घने गैसीय पिंड बने। अब देखिए, अब निहारिका बढ़ रही है, जैसे जैसे बादल का संचयन हुआ, और जैसे जैसे बादल का संचयन हुआ तो सब निहारिका बोला गया। अब जब निहारिका में देखेंगे, अब इसकी निहारिका में गैस के झुंड विकसित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इस निहारिका में गैस के झुंड विकसित हो रहे हैं, और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बन रहे हैं। झुंड बढ़ रहे हैं, झुंड बढ़ते जा रहे हैं तो घने गैस के पिंड बन रहे हैं, और जिनसे तारों का निर्माण
आरंभ हुआ, और ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। तो ये बात आपकी हो गई। अब देखिए, अब तारों का निर्माण हो गया, अब कर रहे हैं ग्रहों का निर्माण। किसका? ग्रहों का। देखिए, ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं। अब देखिए, ग्रहों की विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी मानी जाती हैं, देखो हम देख लेते हैं इसमें। नंबर 1, तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड हैं। निहारिका है ना, इस निहारिका के अंतर्गत तारे गैस के गुंथित झुंड हैं, है ना। क्या है? गुंथित झुंड है गैस के। देख लीजिए, गैस पाए जा रहे हैं, ये आपकी निहारिका है, ये आपकी गुंथित झुंड है। तो गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादलों में क्रोड़ का निर्माण हुआ। तो जो गैसीय बादल है ना, यानी गैसीय बादल में गुरुत्वाकर्षण बल लगा, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इसमें क्रोड़ का निर्माण हुआ, और इस गैसीय क्रोड़ के चारों तरफ गैस व धूलकणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। यानी कि चारों तरफ गैस की घूमती हुई एक तस्तरी विकसित हुई। और अगली अवस्था में आप देखेंगे गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ। गैसीय बादल का क्या हुआ? जो गैसीय बादल थे इनका संघनन आरंभ हुआ, और क्रोड़ को ढकने वाले पदार्थ छोटे गोला के रूप में विकसित हुए। छोटे छोटे गोला के रूप में ये जो क्रोड़ है ना, इसको ढकने के लिए पदार्थ विकसित हुए। ये छोटे गोले संसंजन, मतलब अणुओं में पारस्परिक आकर्षण बल जो होता है उसे बोलते हैं संसंजन। तो संसंजन बल आपने पढ़ा होगा, है ना। प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं विकसित हुए, संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए। संगठन क्रिया हुई तो बड़े बड़े पिंड बनना शुरू हुए, और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए, आपस में जुड़ गए, और छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु कहलाती है। तो ये बात उन्होंने यहां से उठा के यहां तक रख दी है। तो छोटे छोटे पिंड होते हैं ना, छोटे छोटे पिंड ही ग्रहाणु कहलाते हैं। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण के बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए, तो आपके पिंड जुड़ गए, और अंत अवस्था में अनेक छोटे ग्रहाणुओं के सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। अब जो छोटे छोटे जो ग्रहाणु थे, जब इकट्ठे हुए गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, जब इकट्ठे हुए तो फिर ये किसमें बने? पिंड ग्रहों में चेंज हो गए। पृथ्वी का उद्भव। किसका? पृथ्वी का उद्भव। देखिए, क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरन ग्रह थी। वीरन मतलब जिस पर जीवन उस समय नहीं था, निर्जन था, बंजर था, है ना। तो क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी और गर्म और वीरन ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था। कैसा था? विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। उस समय जो वायुमंडल किससे बना था? हाइड्रोजन और हीलियम गैस से। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। अब अलग तो होगा ही। आज हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जा रही है, नाइट्रोजन पाई जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जा रही है, और भी गैसें पाई जा रही हैं, लेकिन उस समय तो आपके ये जो हाइड्रोजन और हीलियम यही थी। अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जो बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। देखिए, पृथ्वी पहले कैसी थी और अब ऐसे चेंज हो गई, एक आकर्षित पृथ्वी जिस पर हम सब लोग रह रहे हैं, जीवन है, पर पहले ऐसा नहीं था। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ, ये पढ़ेंगे। पृथ्वी की संरचना परतदार है। कैसी है? परतदार परत। जैसे आपने प्याज देखी होगी, तो प्याज में जो परतें पाई जाती हैं, वैसी पृथ्वी की संरचना थी, संरचना है ना। तो पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी कोण तक जो पदार्थ है ना, वे एक समान नहीं है। आप देखेंगे, बाहरी जो कष्ट है उसका जो पदार्थ चट्टान है वो अलग है, और जो केंद्र में जाएंगे, जैसे करोड़ में जाएंगे ना, मतलब आप लोग नहीं जाएंगे, मतलब किताबों में पढ़ेंगे, तो उसका घनत्व तो टेम्परेचर अलग है, चट्टानें भी अलग पाई जाती हैं। तो वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व तो सबसे कम पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल, और हर एक भाग के पदार्थ की अलग विशेषताएं हैं। मतलब हर एक मंडल, मतलब हर परत का अलग अलग आप देखेंगे, अलग अलग चट्टानें पाई जा रही हैं, अलग अलग उसमें खनिज पाए जा रहे हैं, और उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। और देखिए स्थल मंडल का विकास। ग्रहाणु व छोटे छोटे ग्रह के अणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। मतलब सेम टू सेम एक जैसी बनावट है,
हल्के और घने पदार्थों के मिश्रण से बने आपके ग्रहाणु, जिससे ग्रह बने हैं, और अन्य खगोलीय पिंड, ये क्या है, ये एक जैसे हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। उल्काओं के आगे देखेंगे, उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है, क्या चलता है, कि बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने हैं। बहुत से ग्रहाणु इकट्ठे हुए, उनसे क्या बने, हमारे ग्रह बने। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई है। और जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संहित हो रहा था, तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। जैसे पदार्थ इकट्ठे हो रहे थे ना, जब पदार्थ इकट्ठे हो रहे थे, तो पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संहित हो रहा था, तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने, जो पदार्थ इकट्ठे हो रहे थे, अब जो पिंड उसमें इकट्ठे हो रहे थे, पदार्थ इकट्ठे हो रहे थे, तो इन पिंडों ने इस पदार्थ के स्थिति को प्रभावित किया। मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। अब देखिए, आप कोई पिंड आपस में मिल रहे हैं, अलग अलग पिंड आपस में मिल रहे हैं, उनकी ऊर्जा अलग, उनकी ऊर्जा अलग, जब आपस में मिलेंगे तो सबकी हीट, सबकी ऊर्जा इकट्ठी होगी, तो उसके अंदर जो भी ये पदार्थ होंगे ना, ये तो प्रभावित होंगे। तो आप देखिए, इससे इतनी हीट मिली, ऊष्मा मिली, कि इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई, और यह क्रिया जारी रही, और उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने लगे। जो पदार्थ थे ना, वो पिघलने लगे। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। उत्पत्ति के दौरान और तुरंत बाद अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई। कैसे रह गई? आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रहेगी अत्यधिक ताप के कारण। मतलब आधी द्रव और आधी ऊपर से, देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई, और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। अब जब आपकी पृथ्वी आंशिक रूप से गर्म अवस्था में रह गई, पिघलित अवस्था में रह गई, तो उसमें जो भी पदार्थों का घनत्व होगा वो तो अंतर होगा ना। अब आप वही करिए, जैसे आप किसी पतीले में पानी को गर्म करते हैं, नीचे से आग जलाते हैं, तो उसमें कुछ देखेंगे ना, जैसे कुछ डाल देते हो आप लोग उसमें, तो जो भारी भारी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, और हल्का हल्का होगा वो ऊपर तैरेगा। यही बात है। जब वो ठंडा होता है पानी, तब बात कर रहा हूं। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ यह और ठंडे हुए ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। कैसे छोटा आकार के हो गए? अंत तो गत्वा, मतलब परिणाम स्वरूप या अंत में यह पृथ्वी की भू परपटी के रूप में विकसित हो गए। किसके रूप में? परपटी के रूप में, पृथ्वी की। अब देखिए, हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने के इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। मतलब भारी पदार्थ नीचे बैठ गए, हल्के ऊपर आ गए, तो इस भारी और हल्के पदार्थ की वजह से जो घनत्व चट्टाने हैं, इसी को यहां पर बोला गया विभेदन। क्या? विभेदन कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संकट के कारण पृथ्वी का तापमान पने बढ़ा। मतलब अब देखिए, जैसे पृथ्वी की ये अवस्था हो ही रही थी, विभेदन हो ही पाया था, तो उसमें पृथ्वी का तापमान तो था ही, लेकिन वैसे ही कोई अन्य पिंड आकर के पृथ्वी से टकरा जाता है। टकरा गया तो देखिए, इतनी तेज पृथ्वी हिली, अंदर से क्या पूरी पृथ्वी हिली, झकझोर कर रख दिया उसको, एकदम कांप गई, झकझोर की। तो उसका छोटा सा हिस्सा पृथ्वी का टूट कर अलग हो गया। जो हिस्सा छोटा टूट कर अलग हो गया ना, वो पृथ्वी का हिस्सा क्या बोला जाता है? वो आपका चंद्रमा बोला जाता है। तो जैसे ही इसमें दूसरा ग्रह आकर टकराया, चंद्रमा अलग बना, तो पृथ्वी का तापमान फिर दोबारा बढ़ गया। पृथ्वी का तापमान फिर दोबारा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि भाई उसके अंदर जो भी पदार्थ हैं आपस में टकराए होंगे, हीट एब्जॉर्ब हुई होगी, ऊष्मा एब्जॉर्ब हुई होगी, मतलब ऊष्मा उन्होंने उत्सर्जन की होगी, ऊष्मा का उत्सर्जन किया होगा, जिससे फिर पदार्थ द्वारा पिघलित अवस्था में हो गई। यह बात है ना। और यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया, और पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक कई परतें पाई जाती हैं। जैसे परपटी, क्रस्ट बोलते हैं हम, प्रावार जैसे हम मेंटल बोलते हैं, बाह्य क्रोड आउटर कोर बोलते हैं, और आंतरिक क्रोड इनर कोर बोलते हैं। यह पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। ऊपरी भाग से जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ना, यहां से पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे, तो ऊपर से नीचे जाने पर पृथ्वी के घनत्व बढ़ता है। अब देखेंगे, दाब भी बढ़ता है ना। और हर परत की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे, अगले अध्याय में करेंगे। अब हम देखेंगे वायुमंडल व जलमंडल का विकास। दोस्तों,
अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको सेशन को शुरू करें, शेयर करें। अब देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। वायुमंडल की संरचना व संगठन 8वें अध्याय में बताई गई है। किसमें? 8वें अध्याय में। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। अब कौन कौन सी देखिए। इसकी पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास, जो वायुमंडलीय जो आजकल गैसें थी उस समय उनका ह्रास हो गया, या फिर वो किसी सौर ऊर्जा के द्वारा बाहर भेज दी गई, या फिर उनका ह्रास ही हो गया, मतलब खत्म हो गई। दूसरी अवस्थाओं में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। या तो ये अवस्था है, देखिए ये भी अवस्था है ना, सहयोग किया। और अंत में आप देखेंगे, तीसरी अवस्था में आप देखेंगे कि वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया। किसने? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने, जैव मंडल है ना, जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया। तो आपके वायुमंडल के निर्माण प्रक्रिया तीसरी है। ये अभी कौन सी? तीसरी। इससे पहले 2 हो चुकी हैं। प्रारंभिक वायुमंडल जैसे अब हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। अब देखिए, सौर पवन ने पृथ्वी से उसको दूर भेज दिया। जैसे आप देखेंगे, अब आप वायुमंडल की संरचना वाला टॉपिक पढ़ते हैं, जब वो टॉपिक पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि वायुमंडल की संरचना में जो आपका सबसे लास्ट मंडल होता है, यानी बहिर्मंडल, उसमें उस मंडल में मतलब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर देखेंगे आप लोग, वहां पर आपका हाइड्रोजन हीलियम गैस पाई जाती है। तो ये मान सकते हैं कि ये आपकी पृथ्वी से ये सौर पवनों के माध्यम से इतनी दूर ये गैसें पहुंची हैं। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ था। तो ये जो प्रक्रिया है ना सौर ऊर्जा वाली, ये सभी ग्रहों पर हुआ था। अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। तो आप समझ सकते हैं, यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। ये कौन सी अवस्था थी? पहली। अब पृथ्वी का ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें जलवाष्प बाहर निकले। अब देखिए, पृथ्वी उस समय ठंडा हुई और विभेदन के दौरान ठंडी हो रही थी और विभेदन हो रहा था। उस दौरान आप देखेंगे पृथ्वी के अंदर से, अंदरूनी भाग से आप देखेंगे बहुत सी गैसें जलवाष्प के रूप में बाहर निकली, और इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। और आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में, और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। उस समय ऑक्सीजन बहुत कम थी। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग, क्या? पृथ्वी के भीतरी भाग से गैस धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। अब पृथ्वी के अंदर भाग से गैस बाहर कैसे आई? देखिए, लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैसें बढ़ने लगी। अब जैसे लगातार विस्फोटन हो रहा है, अब देखिए उस समय हमारी पृथ्वी विभेदन हो रहा था, पृथ्वी हमारी उस समय गर्म थी। अब देखिए उस समय जो विभेदन होने से आप देखेंगे पृथ्वी के अंदर से जो भी जलवाष्प, गैसें, धूलकण, लावा, मैग्मा जो भी था, वो एक ज्वालामुखी माध्यम से ऊपर निकला, गैसें निकली, जलवाष्प निकला, है ना, जिससे हमारा क्या बना? वायुमंडल बना। अब देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। अब देखिए, पृथ्वी ठंडा हो रही है, जब पृथ्वी ठंडा हो रही है तो जलवाष्प भी, तो ये है ना, ये बादल, ये तो संघनित होंगे। अब बेसी बात, आप वही बात आप एक्सपेरिमेंट के तरफ से आप समझ लीजिए। जैसे आपने नीचे से आग जलाई, पानी को उबाला यानी गर्म किया, जब तक वो आग जल रही थी तब तो पानी भाप बन रही थी। अब धीमे धीमे आग मद्दी पड़ गई, मतलब कम हो गई, धीमे धीमे वो आग ठंडी होने लगी, तो आपका पानी था, जल, वो भी ठंडा हो रहा है, वो भी ठंडा हो रहा है। पहले जो भाप बन रही थी, अब वो भाप बनकर क्या हो गई? वो छोटी छोटी बूंदों में चेंज हो गई। तो वही कॉन्सेप्ट आप यहां लगा सकते हैं। देखिए, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में अधिक गिरावट आई। अब देखिए, जो वायुमंडल में उस समय जो भी कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो जब कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के पानी में घुल जाएगी, जब पानी में घुल जाएगी तो नीचे हो जाएगी, भाई पृथ्वी पर आ जाएगी, जिससे उसके तापमान में अधिक गिरावट आई और फलस्वरूप अधिक संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई। क्या हुई? जब तापमान और कम हो गया तो बादल और संघनित हुआ, और संघनित हुआ तो वर्षा की बूंदी और बनी, जब वर्षा की बूंदी और बनी तो अधिक मात्रा में वर्षा हुई थी उस समय। और पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा। किसमें? गर्तों में, गर्तें थी उसमें, जिससे महासागर बने
और पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। कितने? 50 करोड़ सालों के अंतर्गत ये महासागर बनती। मतलब यह है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। कितने? 400 करोड़ साल। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ। कितना? 380 करोड़ साल पहले। तो देखिए 13.7 अरब वर्ष पहले, मतलब 1370 करोड़ वर्ष पहले आपका ब्रह्मांड, और 1100 करोड़ वर्ष पहले करीब आपका सूर्य, 5.5 अरब वर्ष पूर्व करीब आपकी पृथ्वी, और आगे भी देखेंगे। और आप देखेंगे 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ। और आप देखेंगे यदि लगभग 250 से 300 करोड़, कितना? 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई थी। तो ये हमने आपको क्रम बता दिया। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा। लंबे समय तक जीवन किस पर था? महासागरों पर सीमित रहा। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो ऑक्सीजन में बढ़ोतरी थी ना, वो महासागरों की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गई थी। इतना वायुमंडल में ऑक्सीजन हो गया था, पूरा वायुमंडल घिर गया था, भर गया था, है ना। अब देखिए जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति है। अब देखेंगे विकास से संबंध है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था, है ना। तो जो भी आरंभिक जो वायुमंडल था ना, वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं। क्या बताते हैं? ये रासायनिक चेंजेस है। जो जीवन है ना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, जिससे पहले जटिल जैव, मतलब जटिल जैव का मतलब क्या होता है? देखिए जटिल जैव अणु मतलब कार्बनिक अणु, ये ऐसा समूह था, ऐसा जटिल कार्बनिक अणु था ये, कि उनका समूहन हुआ। और यह समूह ऐसा था, समूहन कि अपने आप को दोहराता, मतलब यह है कि यह पुनः बनने में सक्षम था। नष्ट हो गया, पुनः बन गया। ये इतना कॉम्प्लेक्स था, जटिल था। और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित कर सका। ये किसको? जो निर्जीव पदार्थ था उसको जीवित तत्व में परिवर्तित कर सका। और हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में है। अब देखिए हमारी चट्टानों पर जो भी अलग अलग समय पर जो जीवाश्म पाए गए थे, उनके चिन्ह अभी भी हमें मिलते हैं। अब कैसे मिलते हैं? देखिए 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक सेलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल की संरचना से मिलती जुलती है। कितनी? 300 करोड़ साल वर्ष पुरानी जो संरचना पाई गई है ना, वो संरचना आज की जो भी संरचना पाई गई है ना शैवाल की, उससे मिलती जुलती है। बात 300 करोड़ वर्ष पुरानी है। देखिए यह कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। यह कल्पना की जा सकती है। अब यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। कितना? 380 करोड़ वर्ष पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ था। एक कोशीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सारा भूवैज्ञानिक काल माप क्रम से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब सबसे पहले एक कोशीय जीवाणु आया था और उस एक कोशीय जीवाणु से आप देखेंगे धीमे धीमे मानव बन गया। तो ये हमारा आज का चैप्टर था। अब हम इसमें थोड़ा ये देखेंगे आपने कितना ध्यान से पढ़ा है, चीजों को कितने ध्यान से सुना है। तो देखिए हम इसमें देखेंगे बहुविकल्प निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। तो हम केवल इसको आपको 2 बता रहे हैं और बाद बाकी आप खुद करना, ठीक है। तो यह है हमारा 4.6 अरब वर्ष पहले, ठीक है। अब देखिए निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। अब देखिए सौर पवन द्वारा आप देखेंगे कि पृथ्वी से जो भी हीलियम और जो भी आपके हीलियम और हाइड्रोजन गैस थी वो अलग भेज दी गई थी बहुत दूर, या फिर समाप्त हो गई थी। गैस उत्सर्जन आप देखेंगे कि जैसे पृथ्वी का विभेदन हुआ था उसमें पृथ्वी हमारी तप्त अवस्था में थी, ठंडी हो रही थी, तप्त अवस्था में थी, मतलब उसका जो तत्व थे घनत्व वाले, उनका डेंसिटी थी घनत्व अनुसार वो निर्धारित हो रही थी। भारी घनत्व वाले तत्व अंदर बैठ रहे थे और कम घनत्व वाले तत्व ऊपर आ रहे थे। तो उस समय आप देखेंगे पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी के रूप में गैसें निकली, जलवाष्प निकला, तो जिससे आपका ये भी वायुमंडल के निर्माण में सहायक है। प्रकाश संश्लेषण आप देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में आप देखेंगे कि महासागरों में एक जीव
जो आया था। महासागरों में आप देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा इतना प्रकाश संश्लेषण हुआ था कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो गई थी। तो आपका ये भी शामिल है, तो इसमें आपका विभेदन शामिल नहीं है, तो आपका ये सही है। अब आप देखिए इसमें से और भी चीजें हैं जो आप खुद करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे सेशन को अगर लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम आपसे कहेंगे कि ये वीडियो हर व्यक्ति को दीजिए जो क्लास 11th की तैयारी कर रहा हो, या कोई यूपीएससी करने का मन बना रहा हो, या यूपीएससी तैयारी कर रहा हो, या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसको ये वीडियो भेजिए, आप उनको बताइए। तो दोस्तों हम आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।